जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तब वह बॉडी के अंदर जाकर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, मतलब उसके केमिकल नेचर में बदलाव आते हैं। क्योंकि यह बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइमेटिक कैटालाइज के जरिए ट्रांसफॉर्म्ड मतलब अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, इसलिए इसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यह इसलिए भी ज़रूरी है ताकि नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड को पोलर कंपाउंड में बदला जा सके, ताकि उसका दोबारा रीनल ट्यूबल से एब्जॉर्प्शन ना हो पाए और यह आसानी से एक्सक्रिएट होकर शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं जिसमें दवाइयों का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है और ये दवाइयाँ बिना किसी बदलाव के ही शरीर से बाहर निकल जाती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्मीन, डेकामेथोनियम। यह बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से लीवर में होती है, पर कुछ मात्रा में किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा में भी होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण दवाइयों में बदलाव आते हैं वो हैं, पहला, दवाइयाँ इनएक्टिव हो जाती हैं। दूसरा, एक्टिव ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट्स में चेंज हो जाते हैं। तीसरा है इनएक्टिव ड्रग एक्टिव हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनएक्टिवेशन के बारे में। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ज़्यादातर दवाइयाँ और उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स इनएक्टिव या कम एक्टिव दवाइयों में बदल जाते हैं, जैसे फेनोबार्बिटॉन, मॉर्फिन, क्लोरामफेनिकोल, प्रोपेनोलॉल और उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स। दूसरा है एक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट्स में बदलना। तो कई दवाइयाँ आंशिक तौर पर मतलब पार्शली एक या एक से अधिक एक्टिव मेटाबोलाइट्स में बदल जाती है। इन दवाइयों का जो इफ़ेक्ट है वो टोटल इफ़ेक्ट अलग अलग मेटाबोलाइट्स के इफ़ेक्ट को जोड़कर मिलता है। तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। कुछ दवाइयाँ इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब इन्हें बीमारी को दूर करने के लिए दिया जाता है तब यह शरीर के अंदर जाकर बायो ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं, तब जाकर यह एक्टिव फॉर्म में बदलती हैं। ऐसी ड्रग जो बॉडी के अंदर जाकर एक्टिव मेटाबोलाइट्स में बदल जाती हैं, ऐसी दवाइयों को प्रो ड्रग कहते हैं। प्रो ड्रग का एक्टिव ड्रग के ऊपर कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे प्रो ड्रग ज़्यादा स्टेबल, अच्छी बायो अवेलेबिलिटी और फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स इसके काफ़ी अच्छे होते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी कम होता है, टॉक्सिसिटी भी कम होती है। प्रो ड्रग के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे लीवोडोपा एक प्रो ड्रग है जो डोपामीन में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वैसे ही एनालाप्रिल जो एनालाप्रिलेट में कन्वर्ट होती है। अल्फ़ा मिथाइल डोपा जो अल्फ़ा मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है वो है नॉन सिंथेटिक, जिसे फेज़ 1 रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा है सिंथेटिक, जिसे कॉन्जुगेटेड या फेज़ 2 रिएक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन सिंथेटिक या फेज़ 1 रिएक्शन के बारे में। यह डिग्रेडेटिव रिएक्शन है। दवाइयाँ छोटे छोटे पोलर या नॉन पोलर मेटाबोलाइट्स में बंट जाती हैं। यह रिएक्शन मुख्य रूप से सेल के माइक्रोसोमल में होती है, पर कुछ एक्सेप्शनल भी है जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नॉन माइक्रोसोमल भी होती है। इससे बनने वाले मेटाबोलाइट्स एक्टिव या इनएक्टिव हो सकते हैं। दूसरा है सिंथेटिक कॉन्जुगेटेड या जिसे फेज़ 2 रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें सिंथेटिक रिएक्शन होती है जिसे कॉन्जुगेटेड रिएक्शन भी कहते हैं। यह रिएक्शन माइक्रोसोमल, माइटोकॉन्ड्रियल या साइटोप्लाज्मिक एंजाइम द्वारा कैटालाइज्ड हो सकते हैं। इसमें बनने वाले मेटाबोलाइट्स प्रायः पोलर
वाटर सॉल्युबल और अधिकतर इनएक्टिव होते हैं। कुछ दवाइयों में रिएक्टिव ग्रुप पहले से मौजूद रहते हैं, जैसे NH2OH, COOH। इन ग्रुप में यह क्षमता होती है कि वह कॉन्जुगेट करें, इसलिए यह तुरंत फेज 2 रिएक्शन में चले जाते हैं, जबकि इन ग्रुप को छोड़कर दूसरे पहले फेज 1 रिएक्शन में फिर फेज 2 रिएक्शन में आते हैं। दवाइयों को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है माइक्रोसोमल। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ सरफेस में पाए जाने वाले मेटाबोलाइट एंजाइम होते हैं। इसके अलावा यह किडनी, लंग्स और इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में भी पाए जाते हैं। माइक्रोसोमल में मुख्य रूप से पाए जाने वाले एंजाइम मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज होते हैं, जिन्हें साइटोक्रोम P450 भी कहते हैं। यह प्रोटीन होते हैं जिनमें हीम आयन जुड़े होते हैं। इसे साइटोक्रोम 450 क्यों कहते हैं? क्योंकि यह साइटोक्रोम प्रोटीन होता है जिसका रिड्यूस फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन होता है, तब जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका एब्जॉर्प्शन पीक 450 होता है, इसलिए इसे साइटोक्रोम P450 कहा जाता है। माइक्रोसोमल एंजाइम या तो मेटाबॉलिज्म को शुरू करते हैं या फिर लिपिड सॉल्युबल ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम का संबंध फेज 1 रिएक्शन के साथ साथ फेज 2 ग्लूकोयूरोनिल कंजुगेशन से होता है। साइटोक्रोम P450 को अमीनो एसिड के सीक्वेंस और cDNA क्लोनिंग की स्टडी के अनुसार अलग अलग फैमिली और सब फैमिली में क्लासिफाई किया जाता है। फैमिली को 1, 2, 3, 4 इत्यादि नंबरों से और सब फैमिली को अल्फ़ाबेटिक ABCD से नामांकित किया गया है। साइटोक्रोम P450 के नोमेनक्लेचर को उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हमने उदाहरण के लिए CYP2D6 को लिया है। यहाँ पर CYP मतलब साइटोक्रोम 450, 2 यहाँ पे फैमिली है, D इसकी सब फैमिली है और 6 इसका जीन नंबर है। ह्यूमन में मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल साइटोक्रोम P450 12 तरह के होते हैं। ये 12 तरह के साइटोक्रोम P450 3 फैमिलियों में से आते हैं और ये फैमिली है 1, 2 और 3। अब हम जानते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो पहले है CYP1A, CYP1A2, CYP1B1, CYP2B1, CYP2A6, CYP2B6, CYP2CB, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 और CYP3A5। पहले बात करते हैं CYP3A4 और CYP3A5 के बारे में। ये दोनों एंजाइम लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये 50% तक दवाइयों और अन्य केमिकल सब्सटेंस को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 50% के लगभग जो दवाइयाँ होती हैं या केमिकल सब्सटेंस हैं वो इन्हीं एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज्ड होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो CYP2D6, इसमें 25 से लेके 30% तक जो कॉमन यूज़ की ड्रग हैं वो मेटाबोलाइज होती हैं। कुछ लोगों में यह जेनेटिकली नहीं पाया जाता, तब कई दवाइयाँ जो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव फॉर्म में आती हैं उनका इफ़ेक्ट इन लोगों को नहीं मिल पाता जिनमें ये जेनेटिकली नहीं पाया जाता। जैसे कोडीन मेटाबोलाइज्ड होकर मॉर्फिन में परिवर्तित होता है, तब जाकर इसका एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट मिलता है। लेकिन किसी व्यक्ति, किसी पर्सन में जेनेटिकली CYP2D6 नाम का साइटोक्रोम P450 एंजाइम नहीं है, तब यह मॉर्फिन में
कोडीन मॉर्फिन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और एनाल्जेसिक इफेक्ट उसको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं CYP268 और CYP2C9 के बारे में। इन एंजाइम्स के कारण 10 से 20% कॉमन यूज़ दवाइयाँ इसमें मेटाबोलाइज होती हैं, जैसे फेनिटोइन। सेफ्टी मार्जिन कम होता है। आगे जो एंजाइम है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है CYP2619। इस एंजाइम के कारण 12 से 15% दवाइयों का मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे डायज़ेपाम और ओमेप्राजोल। नेक्स्ट है CYP1A1 और CYP1A2। इन एंजाइम्स के कारण थियोफाइलिन, वारफेरिन, क्लोमिप्रामीन और पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है CYP2E1। इसके कारण जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स, अल्कोहल और पैरासीटामोल मेटाबोलाइज्ड होते हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो माइक्रोजोमल एंजाइम थे। अब हम नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम के बारे में बात करेंगे। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स हेपेटिक सेल में साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, एस्टरेज, अमाइडेज, ट्रांसफरेज एंड कॉन्जुगेट्स। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम फेज 2 रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, केवल ग्लूकोरियोनोनाइड्स कॉन्जुगेशन को छोड़कर। ये थे नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। अब हम नॉन एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ दवाइयाँ जैसे एट्राक्यूरियम बिना एंजाइम के मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के माध्यम से मेटाबोलाइज्ड हो जाती हैं। इस तरह इनमें किसी भी तरह से एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम नॉन सिंथेटिक फेज़ 1 रिएक्शन को डिटेल से समझेंगे। तो नॉन सिंथेटिक फेज़ 1 रिएक्शंस कई तरह की होती हैं। इसमें पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है हाइड्रोलाइसिस, चौथा है साइक्लाइजेशन और पांचवा है डीसाइक्लाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन एक महत्वपूर्ण नॉन सिंथेटिक फेज़ 1 रिएक्शन है। इस तरह की फेज़ 1 रिएक्शन में ऑक्सीजन किसी ड्रग या मटेरियल में जाकर ऐड हो जाता है या कोई नेगेटिव चार्ज रेडिकल ड्रग से जुड़ जाता है। इसमें दूसरी कंडीशन यह भी है कि हाइड्रोजन या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल किसी ड्रग या मटेरियल से रिमूव हो जाता है, तब भी यह ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है? इसमें सबसे पहले है हाइड्रोक्सिलेशन, दूसरा है ऑक्सीजनेशन, तीसरा है N और O डी एल्काइलेशन और चौथा है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन प्रायः मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम के ग्रुप के द्वारा लीवर में होती है, जिसके आखिरी स्टेप में साइटोक्रोम P450 का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो कौन कौन सी दवाई हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है? तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं: बार्बिचुरेट्स, पैरासीटामोल, स्टेरॉइड्स, फेनिटोइन, बेंजोडाइजेपिन्स, थियोफाइलिन। कुछ दवाइयाँ जैसे सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, क्लोजेपेन में पाए जाने वाले NP और S एटम को फ्लैविनो मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है। यह फ्लैविन मोनोऑक्सीजनेज लीवर में पाए जाते हैं। कुछ अन्य दवाइयाँ जैसे एड्रेनलिन, अल्कोहल, मरकेप्टोप्यूरिन माइटोकॉन्ड्रियल या साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले एंजाइम से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। दूसरे नंबर में आता है रिडक्शन। इस रिएक्शन में साइटोक्रोम P450 एंजाइम शामिल होते हैं। यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होने वाली रिएक्शन की उल्टी होती है। इसमें भाग लेने वाले साइटोक्रोम P450 अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका रिडक्शन होता है? तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरामफेनिकॉल और हैलोथेन। तीसरे नंबर की बात करें तो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वह केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई ड्रग
या केमिकल सब्सटेंस वाटर से रिएक्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं। उदाहरण के लिए एस्टर जब वाटर से रिएक्ट करता है एस्टरेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो एसिड और अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी तरह एमाइडेज और पॉलीपेप्टाइडेज हाइड्रोलाइज होते हैं एंजाइम एमाइडेज और पेप्टिडाइज की कैटालिटिकल एक्टिविटी के कारण। हाइड्रोलिसिस लीवर, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा और अन्य टिश्यू में होता है। तो वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका हाइड्रोलिसिस होता है? पहला है प्रोकेन, दूसरा है लिडोकोइन, तीसरा है एस्प्रिन, चौथा है कार्बामेजेपिन, पांचवा है ऑक्सीटोसिन और पैथिडीन। अब हम बात करेंगे साइक्लाइजेशन फेज़ 1 रिएक्शन के बारे में। तो इस तरह की रिएक्शन में कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, वह कंपाउंड रिंग स्ट्रक्चरल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम उदाहरण देखें तो प्रोगुआनिल नामक दवाई जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है, वह इस रिएक्शन के कारण रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद है डीसाइक्लाइजेशन फेज़ 1 रिएक्शन। इसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स जो रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में हैं, इस रिएक्शन के कारण वह अपने रिंग स्ट्रक्चर को ओपन कर देता है और स्ट्रेट चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बारबिचुरेट्स और फेनिटोइन एक रिंग स्ट्रक्चरल कंपाउंड है जो डीसाइक्लाइजेशन की रिएक्शन के कारण अपना रिंग स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर स्ट्रेट चेन रिएक्शन में परिवर्तित हो जाता है। अब हम सिंथेटिक रिएक्शन, जिसे फेज़ 2 रिएक्शन या कॉन्जुगेटेड रिएक्शन कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। दवाइयाँ या नॉन सिंथेटिक फेज़ 1 रिएक्शन से प्राप्त मेटाबोलाइट जब कॉन्जुगेट या संयोजन करते हैं हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले सबस्ट्रेट से, तब इसे सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं डायरेक्टली वो या फिर नॉन सिंथेटिक फेज़ 1 रिएक्शन से जो मेटाबोलाइट्स प्राप्त हुए हैं दवाइयों के, वो जब हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबस्ट्रेट से कॉन्जुगेट करते हैं, तो इस तरह की रिएक्शन को सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। यह सबस्ट्रेट एमिनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट से शरीर को मिलते हैं। इस रिएक्शन में जब सबस्ट्रेट और ड्रग या फेज़ 1 रिएक्शन से प्राप्त मेटाबोलाइट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो पोलर आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण होता है, जो यूरिन और बाइल के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सिंथेटिक रिएक्शन में बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सिंथेटिक फेज़ 2 रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं? तो इनमें सबसे पहले आता है ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन और राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन के बारे में। यह एक इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को यूडीपी ग्लूकोयूरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइमों के ग्रुप के द्वारा किया जाता है। इस रिएक्शन में ग्लूकोज से प्राप्त ग्लूक्यूरोनिक एसिड का उन ड्रग या केमिकल सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोक्सिल या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाए जाते हैं के साथ कॉन्जुगेशन या संयोजन होता है। एग्जाम्पल है क्लोरफेनिकॉल, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, लोराजेपाम, मॉर्फिन, मेट्रोनिडाजोल। इनके अलावा आंतरिक सबस्ट्रेट जैसे बिलिरुबिन, स्टेरॉयडल हार्मोन और थायरोक्सिन भी इसी तरह से कॉन्जुगेट होते हैं। इस रिएक्शन से ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, जिससे इसके बाइल में एक्सक्रीशन में मदद मिलती है
बाइल में एक्सक्रीट ड्रग का गट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कारण हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, जिससे यह ड्रग फिर से एब्जॉर्ब होकर यही रिएक्शन को रिपीट करती है, जिससे इसका ड्रग ऑफ एक्शन बढ़ जाता है या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। जैसे फेनोल्फथलीन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दूसरा है एसिटाइलेशन। वह दवाइयाँ जिसमें एमिनो एसिड या हाइड्राजीन के रेसिड्यू हैं, एसिटाइल को एंजाइम ए की मदद से कॉन्जुगेट हो जाते हैं, एसिटाइलेशन कहलाती है। एग्जाम्पल है सल्फोनामाइड्स, आइसोनियाजाइड, क्लोनाजेपाम, प्रोकेनामाइड। तीसरा है मेथाइलेशन। इस तरह की रिएक्शन में ड्रग कॉन्जुगेट करती है मेथाइल ग्रुप में, या मेथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है किसी अन्य एटम से। एमाइन और फिनाइल मिथाइल ग्रुप से कॉन्जुगेट हो सकते हैं। मेथियोनीन और सिस्टीन मेथाइल डोनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एड्रेनालिन, हिस्टामिन, निकोटिनामाइड, मेथाइल डोपा, कैप्टोप्रिल, मरकैप्टोप्यूरिन। चौथी जो सिंथेटिक फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन है वो है सल्फेट कॉन्जुगेशन। इस तरह की रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले एंजाइम, जिसे सल्फोट्रांसफरेज कहते हैं, के द्वारा कैटेलाइज किया जाता है। इस एंजाइम के एसेंशियल कोफैक्टर 3-फॉस्फोएडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट होते हैं। सल्फेट कॉन्जुगेशन हाईली पोलर कंपाउंड होते हैं और आसानी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। कई फेनोलिक, अल्कोहलिक और एरोमेटिक अमाइंस दवाइयाँ सल्फेट कॉन्जुगेट करती हैं, जैसे एस्प्रिन, मेथाइल डोपा, पैरासीटामोल, हाइड्रोक्सीकोमारिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और क्लोरामफेनिकोल। पांचवा है ग्लूटाथियोन कंजुगेशन। कई दवाइयाँ जिनमें एपॉक्साइड NO2 ग्रुप होते हैं, जैसे इथिप्रेनिक एसिड और सल्फाब्रोमोफ्थलीन, ग्लूटाथियोन कंजुगेशन रिएक्शन से गुजरते हैं। इस रिएक्शन को एंजाइम ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज, जो कि साइटोसोल में पाए जाते हैं, कैटेलाइज करते हैं। यह एक माइनर मेटाबॉलिक पाथवे है। छठवा है राइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस। कई प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का उपयोग एंटी मेटाबोलाइट्स के रूप में कैंसर कीमोथेरेपी में किया जाता है, ड्रग के एक्टिव मेटाबोलाइट्स को यूज़ करके, जिससे राइबोन्यूक्लियोसाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको वाकई यह वीडियो पसंद आया है? तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या स्टूडेंट के काम आ सकता है, तो प्लीज़ इसका लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।